यूनिफॉर्म मीटर स्केल है जिसका वेट W है, तो पहले क्या करेंगे, मीटर स्केल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 100 हो गया, और 50 पे मेरा क्या हो जाएगा, 50 पे हो जाएगा फलक्रम। ठीक है, मतलब W वेट ऑफ द स्केल 50 पे रहेगा। इसको बैलेंस कहाँ किया गया है, इसको बैलेंस किया है 40 सेंटीमीटर, मतलब कि मेरा ट्राइंगल्स यहाँ पे रहेगा 40 पे। यस, 10 सेंटी, अब यहाँ पे क्या दिया है कि 20 ग्राम सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर मार्क। तो पहली चीज़ यहाँ पे ना, जो 20 ग्राम सस्पेंडेड, देखिए यूनिफॉर्म मीटर स्केल वेट W बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर मार्क व्हेन ए वेट ऑफ 20 ग्राम इज सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर मार्क, द वैल्यू ऑफ W इज़ वॉट। तो इसका वेट ऑफ द स्केल क्या रहेगा। अब 10 सेंटीमीटर मुझे यहाँ पे बैलेंस किया गया है, 10 सेंटीमीटर पे कितना है, 20 चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसा रहेगा, 40 माइनस 10, 30 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 50 माइनस, नहीं 50 माइनस 40, क्या कर रही है, 10 इंटू W, तो डिवाइड बाई 10 कर दें, 0 कैंसिल हो गया, तो 30 इंटू 2 60, तो W तो वेट इज इक्वल टू क्या आएगा, 60 चाहिए। आया समझ में कि नहीं, क्लियर है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे, 60 चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंक्रीजेज बाय 300%, इट्स मोमेंटम विल इंक्रीज बाय। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय, तो मोमेंटम, तो पहले तो वो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का तो फॉर्मूला बनाना। काइनेटिक एनर्जी मेरा होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब मेरे को ना मोमेंटम का कभी ना, मोमेंटम का देख, मेरे को इसका रिलेशन याद नहीं आता है, पर हम मोमेंटम का फॉर्मूला बना सकते हैं, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो इफ़ द काइनेटिक एनर्जी दिस मच, तो मोमेंटम विल बी इंक्रीज। मोमेंटम कितना इंक्रीज, मतलब कि मुझे कि एम वी फाइंड करना है। यस, मोमेंटम इंक्रीज बाय कितना परसेंट इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना, 300% इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे मुझे रिलेशंस क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 300%, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम है, तो मोमेंटम भी यहाँ पे इंक्रीज ही होगा। यस, अब उसका परसेंटेज क्या रहेगा, मैं आप पे कैलकुलेशन कर लेते, कैसे 300% तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे तो रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, K इज इक्वल टू हाफ इंटू P। पर ऐसे भी हाँ हाँ करती रहती है, लेकिन लिखवा के लेंगे तो समझेगा। कर बेटा, निकाल, चल नोटबुक निकाल, एक पेपर दे दो, हाँ, एक नोटबुक घंटे के निकाल। हिसाब से, 2 घंटे के हिसाब से करेगा। बैठ, चल। नहीं आता, हाँ, टेस्ट नहीं आता। ए कुली इज कैरिंग ए लोड ऑन हिज हेड, वॉक ऑन ए लेवल रोड। ठीक है, लेवल रोड पे वॉक कर रहा है, तो देन क्लाइम अप स्लोप, तो द वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द ग्रेविटी इज 0। ठीक है, इन बोथ द केसेस नहीं, क्योंकि जब वो स्ट्रेट रोड पे चल रहा है तब 0 है, जब वो स्ट्रेट लेवल रोड पे चल रहा है, जब वो स्ट्रेट रोड पे चल रहा है तब 0 है, जब लेवल रोड पे चल रहा है तो वो 0 नहीं है। ठीक है, एंड पिछले वाले का आपका आंसर यहाँ पे 10/10⁸ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अभी, ये which of the following statement is true, a block and tackle system, the weight of the movable block reduce the MA, weight of the movable block reduce the MA, ये है ही नहीं, वेट पर इंडिपेंडेंट, मूवेबल ब्लॉक का वेट जो होता है इंडिपेंडेंट रहता है, वेट ऑफ द मूवेबल ब्लॉक इंक्रीज द MA, फ्रिक्शन बिटवीन द पुली इंक्रीज VR, नहीं, फ्रिक्शन आपका डिक्रीज होना चाहिए, द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ सपोर्टिंग द लोड डिटरमाइन द MA एग्जैक्टली इन द एक्चुअल मशीन, विच द फॉलोइंग ट्रू, तो इसमें D1 इज ए ट्रू, द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ सपोर्टिंग द लोड, ओके, डिटरमाइन द MA एग्जैक्टली इन द एक्चुअल मशीन, एग्जैक्टली इन एक्चुअल मशीन, ये भी सही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल मशीन में नहीं होगा, ये आइडियल मशीन में रहेगा, क्योंकि देख नंबर ऑफ स्ट्रेंथ सपोर्टिंग द लोड, जैसे मान लिया अगर मेरा 4 पुली है, चार स्टेंशन है, तो मेरा MA 4 तो आया, पर वो MA आइडियल के हिसाब से होगा, उसकी एफिशिएंसी थोड़ी ही रहेगी यहाँ पे। तो वेट ऑफ द मूवेबल ब्लॉक इंक्रीज द MA, वेट ऑफ द, तो उसमें वेट क्या रहेगा आपका, वेट मूवेबल ब्लॉक का इंक्रीज द MA, रेड्यूस द MA, फ्रिक्शंस बिटवीन द पुली इंक्रीज VR, ये तो रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये भी तुम्हारा रॉन्ग है।
ठीक है, तो वेट ऑफ द मूवेबल ब्लॉक इंक्रीज एम ए, नहीं ये है। फिर ए आएगा, वेट ऑफ मूवेबल ब्लॉक रिड्यूस द एम ए। एक बार इसे चेक कर लेते, रुक जाए एक मिनट, चेक करूँ। ठीक है, तो वेट ऑफ मूवेबल ब्लॉक यहाँ पे रिड्यूस द एम ए, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। देख नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, when a ray passes through the prism the angle of incident in such that the angle of emergence is equal। अगर मेरा इस पोजीशन में आता है एंगल ऑफ इंसिडेंट पासिंग इक्वल, तो मतलब वो क्या, मेरा एंगल ऑफ डिवीजन क्या आएगा, मिनिमम डिवीजन आएगा, ठीक है, एंड मेरा दोनों इक्वल, तो दोनों R1 R2 इक्वल होंगे, तो रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, फर्स्ट वन ऑप्शन करेक्ट है। द एंगल ऑफ डिवीजन इज मैक्सिमम, नहीं मिनिमम डिवीजन है, तो फर्स्ट वन इज ट्रू, मतलब ट्रू वाला निकाला था ना, समझ गए। Next, pendulum A length L, another pendulum B length is 4L are suspended from the same support. If A set into the vibrations, तो A अगर वाइब्रेशन में सेट हुआ है तो ऑप्शंस क्या रहेगा इसमें, B will vibrate with the same amplitude A, ये तो रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे दोनों का अनइक्वल लेंथ है। B remains stationary, नहीं। B vibrate with a small amplitude and B vibrate with small amplitude, ठीक है ना। रेजोनेंस कब अकर होगा, तो दोनों का सेम रहेगा, ठीक है, दोनों का सेम रहेगा, तो फिर ट्रिपल ऑड नंबर, फ्रीक्वेंसी कैसे होती चाहिए, ट्रिपल होनी चाहिए, 1 3 5, तभी आपका रेजोनेंस अकर होता है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ V वर्सेस I इज नॉन ओमिक, नॉन ओमिक में ग्राफ मेरा कैसा रहेगा, नॉन ओमिक में ग्राफ मेरा V वर्सेस I इज कर्व ग्राफ, एनीथिंग एनी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है। कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देख कर्व रहेगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये नेसेसरी नहीं है। स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन मतलब मेरा यही लेंगे फिर B, कर्व पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। देख इसमें 3 identical bulbs are connected in series in a battery if one bulb fuse, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तीनों, अगर एक बल्ब भी फ्यूज़ होता है तो बाकी पे उसको इफेक्ट पड़ेगा। द करेंट ओके विद द रिमेनिंग 2 बल्ब द ब्राइटनेस ऑफ द रिमेनिंग बल्ब विल, अब यहाँ पे देख रिमेन द सेम बिकम्स 0, क्योंकि एक बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है ना, समझे कि नहीं। सीरीज में कनेक्टेड है कि सीरीज में क्या होता है, करंट एक दूसरे से पास होके जाते हैं, जब वो बल्ब अगर फ्यूज़ हो गया तो वहाँ से करंट आगे पास ही नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, बिकम्स 0, समझिए। इस क्वेश्चन को देखिए, द करंट कैरिंग सोलोनाइड बिहेव लाइक से बार मैग्नेट, करेक्ट है। द पोलरिटी ऑफ द फेस ऑफ द सोलोनाइड डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, नहीं, डिपेंड अपॉन द करंट विच इज कमिंग इन ए कॉइल, कॉइल का रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, देन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रिफ्रैक्टिव द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स द बीटा पार्टिकल, अगर बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो मतलब मास नंबर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। तो डॉटर न्यूक्लियस हैज द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, 1 प्रोटॉन मोर देन द 1 इलेक्ट्रॉन, ओके 1 न्यूट्रॉन लेस देन द पेरेंट, 1 प्रोटॉन लेस एंड 1 न्यूट्रॉन मोर देन द पेरेंट, द सेम मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर। पहली चीज़ तो ये सेम मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर नहीं है, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर ये भी नहीं है। अब यहाँ पे 1 प्रोटॉन मोर मतलब एक प्रोटॉन बढ़ गया, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ गया मेरा। 1 न्यूट्रॉन लेस द पेरेंट न्यूक्लियर, ये भी नहीं है क्योंकि न्यूट्रॉन कम नहीं हो रहा है, न्यूट्रॉन कम मतलब मास कम होना, मतलब अब सी 1 प्रोटॉन लेस एंड 1 न्यूट्रॉन मोर, ये भी नहीं कैसा। तो 1 प्रोटॉन मोर एंड 1 न्यूट्रॉन लेस, बीटा पार्टिकल इमिट्स हो रहा है, तो डॉटर न्यूक्लियस में बीटा पार्टिकल अगर इमिट हो रहा है तो मेरा मास नंबर सेम रहेगा, मास नंबर सेम रहेगा मतलब कि मेरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन मेरा चेंज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या है 1 बढ़ रहा है। तब यहाँ पे द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर ये नहीं है, ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। 1 प्रोटॉन मोर, प्रोटॉन मोर अगर प्रोटॉन में इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मास नंबर में फ़र्क पड़ेगा, यस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहा है ना उसमें, तो मास नंबर मेरा फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे, तो ये मेरा नहीं है।
1 प्रोटॉन लेस एंड 1 न्यूट्रॉन मोर देन द सेम मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर। इसमें ऑप्शन ही नहीं है कोई भी। द रेडिएटिव न्यूक्लियस इमिट्स ए बीटा पार्टिकल, द डॉटर न्यूक्लियस। बेटा ये क्वेश्चन में चारों ही ऑप्शंस मेरे गलत हैं, क्योंकि बीटा पार्टिकल अगर किसी एटम से निकल रहा है, बीटा पार्टिकल्स यस, तो जो भी मेरा नया एलिमेंट बन रहा है उसमें ये जो एटॉमिक नंबर Z और ये मास नंबर A, तो मेरा मास नंबर रिमेन्स एज इट इज़ रहता है, Z में एक इंक्रीज़ होता है और यहाँ पे लिखते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन E-1 0, मतलब मेरा ऊपर 0 मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा ऊपर, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन मेरा एक इंक्रीज़ हो गया है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन मोर एंड न्यूट्रॉन है लेस देन द पेरेंट। अच्छा बी रहेगा। बाद में समझे कैसे, 1 प्रोटॉन मोर, 1 प्रोटॉन मोर हो गया तो मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ गया, ठीक है। अब 1 न्यूट्रॉन कम हो गया मतलब क्या हो गया, मेरा मास नंबर वापस सेम हो गया, क्योंकि मास नंबर कॉम्बिनेशन क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है। तो प्रोटॉन बढ़ने से, न्यूट्रॉन एक कम होने से मेरे मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। समझ में आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये पर ठीक है, ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ 380, दूसरे का 420, तो इसकी कम है तो मतलब ये गुड कंडक्टर्स है, ठीक है। अब इफ बोथ आर सप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ हीट, अब सेम अमाउंट ऑफ हीट सब में दोनों में सप्लाई हो रही है, तो जल्दी हीट कौन सा होगा, ए होगा, तो ए विल स्लो इज ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर, ए विल स्लो एज ए ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर। क्यों, ए तो फास्ट होगा ना बेटा, उसको 380 डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री हीट हो रहा है। बी विल स्लो ग्रेटर, ओके, इज ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर, बी विल शो ए ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर, ए विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर, यस फर्स्ट वन। The color of a star indicate its distance from the earth. The color of star indicate its distance from earth. The color of a star indicate its distance from earth, velocity, temperature and size. ये क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग ही है। द कलर ऑफ स्टार, कलर के कलर पे डिपेंड हमारा क्या रहेगा, कलर पे डिपेंड हमारा इंडिकेट इट्स डिस्टेंस। कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ दिया, देखते हैं इसको भी सर्च करके एक बार। पढ़ा था